So next portion in this chapter will continue is virial equation of real gases. तो जैसे वॉन वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस होता है वैसे रियल गैसेस के लिए एक और इक्वेशन डिफाइन करेंगे. दिस इज कॉल्ड वेरियल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस एंड दिस इक्वेशन इज z इज इक्वल टू 1 प्लस b बाई वी एम प्लस c बाई वी एम स्क्वायर प्लस d बाई वी एम क्यूब प्लस अप टू इन्फाइनाइट. ऐसे आगे करते चले जाएंगे. सो z इज इक्वल टू 1 प्लस b बाई वी एम प्लस c बाई वी एम स्क्वायर प्लस d बाई वी एम क्यूब एंड अप टू इन्फाइनाइट. ऐसे इक्वेशन एक्सटेंड करेंगे. इसमें जो b c एंड d है ध्यान से देखना. कैपिटल B है, कैपिटल B, कैपिटल C एंड D आर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली. B, C एंड D आर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली. फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली. ध्यान से देखना है, फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट होता ही नहीं है. B, C, D आर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली. और अगर आप ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे तो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट होता ही नहीं है. तो क्वेश्चन लिखेंगे सीधे, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ वेरियल कोफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ वॉन वाल गैस कांस्टेंट. आईआईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था. आपको वेरियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू को वॉन वाल कांस्टेंट के टर्म में निकालना है. इसका मतलब जो हमारे पास वॉन वाल इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, इसको सम हाउ हमें ऊपर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आप जानते हो Z की वैल्यू क्या होती है, पी वी एम बाई आर टी. तो इसका मतलब इसमें जो वी एम माइनस बी का टर्म है वो परेशान कर रहा है, तो उसको पहले राइट साइड में शिफ्ट करो. हमारी इक्वेशन हो गई P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी. अब देखो, अब यहाँ से पी वी एम बाई आर टी आराम से बन जाएगा. कैसे? पूरी इक्वेशन को वी एम से मल्टीप्लाई करो और आर टी से डिवाइड कर दो. सो राइट डाउन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन, multiply the equation by Vm and divided by RT. क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ में आ रहा है? जब Vm मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म PVM बनेगा और उसमें RT डिवाइड कर देंगे तो Z बन जाएगा. तो हमें पूरी इक्वेशन Z के टर्म में लानी है. तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करा तो हमारी इक्वेशन देखो बन गई PVM बाई RT प्लस A बाई VM RT इज इक्वल टू 1 अपॉन या Vm अपॉन Vm माइनस बी. अब PVM बाई आर टी की जगह हम लोगों ने Z लिख दिया और A बाई वी एम आर टी तो ऐसे लिख दिया. तो Z प्लस ए बाई वी एम आर टी. और राइट साइड में क्या करा, Vm नीचे से कॉमन कर लिया. ये वैल्यू आ गई 1 माइनस बी बाई वी एम. तो Vm कैंसिल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी Z इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई वी एम पावर माइनस 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी. ठीक है, पहले आप यहाँ तक देख लो. अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे की बात बताऊँ. यहाँ तक. अब देखो, इसके बाद एक एक्सपांशन आपको समझना है. मैथमेटिक्स में एक एक्सपांशन यूज करते हैं हम लोग. 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी. इसमें जो वैल्यू ऑफ x है दैट शुड बी लेस देन 1 और इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन एनी इंडेक्स बोलते हैं. इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन एनी इंडेक्स. ठीक है. अब अगर हम इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हो कि b बाई वी एम की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि b की वैल्यू Vm से तो कम होगी हमेशा. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विल बी सर्टेनली लेस देन द मोलर वॉल्यूम. तो जो हमारा 1 माइनस बी बाई वी एम पावर माइनस 1 है, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी. अब इस एक्सपेंशन को अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी Z इज इक्वल टू
1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी तक तो ये जाएगा, और लास्ट में एक टर्म और है माइनस ए बाई वी एम आर टी। अब सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म को अगर क्लब कर दें, क्योंकि इसमें 1/v हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू वी एम इंटू 1/vm प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब प्लस बी पावर 4 बाई वी एम पावर 4, ऐसे आगे ऐड करते चले जाएंगे। ये जो इक्वेशन आ गई आपकी, ये आपकी एक्चुअल में वेरियल इक्वेशन बन गई वॉन डर वाल फॉर्म में। समझ में आई बात है? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये भी वॉन डर वाल इक्वेशन ही है, कंफ्यूज मत होइए, ये भी रियल इक्वेशन नहीं है अभी, दिस इज वॉन डर वाल इक्वेशन। तो अब अगर हम इस वॉन डर वाल इक्वेशन को अपनी रियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग above वॉन डर वाल इक्वेशन, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाली इक्वेशन रियल इक्वेशन नहीं है, above वॉन डर वाल इक्वेशन with real equation, देखो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, पहला कोफिशिएंट भी देखो मैच कर रहा है +1, तो अगला कोफिशिएंट इक्वेट करते जाओ। यस तो b की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए बाई आर टी, सी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर, और d की वैल्यू आ जाएगी बी क्यूब। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लिखिए बॉयल्स टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली, और रियल गैस का आइडियल बिहेवियर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इट फॉलोज बॉयल्स लॉ ओवर अ सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ प्रेशर। सो इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली, दैट इज फॉलोज बॉयल्स लॉ ओवर अ सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ प्रेशर। अब देखो अगर इसका z अगेंस्ट p प्लॉट बनाते हैं हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर पे, तो देखो बहुत डिस्टेंस तक ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, यानी z इक्वल टू 1 फॉलो कर रही है, और उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। अब देखो अगर हम ऊपर वाली जो वॉन डर वाल इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, उसी इक्वेशन को अगर एक बार यूज कर लें फिर से, तो उससे आप बॉयल्स टेम्परेचर भी निकाल सकते हो। गैस का आइडियल बिहेवियर मतलब z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाए, गैस का आइडियल बिहेवियर मतलब z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाए, और इस वैल्यू को अगर अप्रॉक्सीमेटली 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आगे वाले 1 के बाद के जितने टर्म है वो सब जीरो हो जाएंगे इसी तरीके से। जीरो तो अब देखो गैस का रियल गैस का बिहेवियर लाना है, इस रियल गैस के अंदर आइडियल बिहेवियर लाना है, तो हम उसको z अप्रॉक्सीमेटली 1 बना दें। तो z अप्रॉक्सीमेटली कब 1 बनेगा, क्योंकि b बाई वी एम का जो टर्म है वो लेस देन 1 है, और आप जानते हो अगर कोई नंबर लेस देन 1 हो तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, क्यूब और छोटी वैल्यू हो जाएगी, पावर 4 और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो उसकी हायर पावर छोड़ सकते हैं हम लोग, तो हायर पावर निग्लेक्ट कर दो। नेक्स्ट हम लिख लो निग्लेक्टिंग हायर पावर्स, neglecting हायर पावर्स, आपकी z की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1/vm, केवल इतना टर्म बचेगा। अगर हम इसकी हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर दें, बी बाई वी एम की वैल्यू 1 से कम है, तो स्क्वायर क्यूब और छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो हायर पावर निग्लेक्ट कर दो, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी बाई वी एम। एंड लाइकवाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इस एक्सप्रेशन में। अब अगर इसको 1 लाना है तो इसका मतलब b माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अब इस वैल्यू को अगर हमें 1 लाना है तो b बाई आर टी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो एट बॉइल्स टेम्परेचर, एट बॉइल्स टेम्परेचर जो ये वाला टर्म है वो 0 कर दो बस। एट बॉइल्स टेम्परेचर b माइनस ए बाई आर टी बी की वैल्यू 0 कर दो, यहाँ से आपका बॉइल्स टेम्परेचर टी बी की वैल्यू आ जाएगी
ए बाई आर बी। ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो अपना बॉयल्स टेम्परेचर जो सॉल्व होके आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी ए बाई आर बी। ये फॉर्मूला अपने को याद कर लेना है। So it is the temperature, inversion temperature लिख रहे हैं, it is the temperature at which gas do not show heating or cooling effect when compressed gas is allowed to expand through small hole orifice. और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट। अगर पूरा नाम लिखना है तो लिख लो, ऑल्दो ये अपने कोर्स में नहीं है तो जूल थॉम्सन इफेक्ट कोई नहीं पूछ सकता आपसे, बट फिर भी चूंकि इन्वर्जन टेम्परेचर आया तो आगे का डिटेल बता दे रहा हूँ। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट। और इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो बॉयल्स टेम्परेचर का डबल होता है, तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है। मेन कॉन्सेप्ट बस केवल इतना सा है। तो आप इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला लिख लीजिए बस। सो इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई इज 2a बाई आर बी। ये फॉर्मूला याद रखना है, बॉयल्स टेम्परेचर का डबल होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। टी आई हुआ इन्वर्जन टेम्परेचर 2a बाई आर बी। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, और टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारी साइड इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। सो इट इज द टेम्परेचर बियॉन्ड विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड विद एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर। मतलब अगर कोई गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे कर दिया जाए तो उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, ऐसी गैस लिक्विफाई नहीं करेगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है दैट इज टी सी इक्वल टू 8a/27 RB। तो आप ध्यान से देखो, बॉयल्स टेम्परेचर a बाई आर बी था, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू उससे कम है, 8/27 इज लेस देन 1। और इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है क्योंकि वो डबल ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे बड़ा टेम्परेचर हुआ, बॉयल्स टेम्परेचर उसके नीचे हुआ, और क्रिटिकल टेम्परेचर उससे भी कम हुआ। और एक और फिनोमिनन होता है कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, क्योंकि आपको उस टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब गैस का टेम्परेचर हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होगा, तो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। तो इस चीज़ को भी अगले स्टेटमेंट में लिख लीजिए नोट बना के। So write down the gas having higher critical temperature, ऐसे लिखो, the gas having higher intermolecular forces, the gas having higher intermolecular forces, the gas having higher intermolecular forces have higher critical temperature, have higher critical temperature, and such gas is easy to liquefy, and such gas is easy to liquefy, and such gas is easy to liquefy। तो जिस गैस के सर एक इंटरमोलिकुलर बार फोर्सेस ज़्यादा होते हैं उस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऐसी गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। तो गैस हैविंग हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सच गैस इज इजी टू लिक्विफाई। इसके बाद दूसरा टर्म लिखेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से। ठीक है, नेक्स्ट अब इज क्रिटिकल प्रेशर, दिस विल रिप्रेजेंट बाय पीसी, कैपिटल पी स्मॉल सी। अब ये वो प्रेशर है जिससे क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर होगा तो गैस लिक्विफाई होगी ही नहीं, क्रिटिकल प्रेशर से कम टेम्परेचर होगा तो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर गैस को लिक्विफाई करना होता है तो जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं पीसी। तो राइट डाउन, इट इज मिनिमम प्रेशर, it is minimum pressure by which, it is minimum pressure by which a gas can be liquefied
A gas can be liquefied at critical temperature. At critical temperature. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जिस प्रेशर से गैस को लिक्विफाई करते हैं उसको बोलते हैं पीसी। और अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो पीसी की वैल्यू सॉल्व होकर आती है A/27 B²। A/27 B²। इसका तीसरा टर्म है क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम। तो इट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम आएगा उसकी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी VC = 3B। हमारा जो क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम आएगा दैट इज VC = 3B, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम। तो आपको तीनों फॉर्मूले ठीक से लर्न कर लेने। VC = 3B, PC = A/27B² एंड TC = 8A/27 RB। अब इसी तरीके से एक और टर्म डिफाइन करता है क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC। क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC। क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC। तो ये अपना सीधा फॉर्मूला है ZC = PCVC/RTC। उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे ZC = PCVC/RTC। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। PC की जगह A/27B², VC की जगह 3B और TC की जगह 8A/27 RB। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ZC की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 3/8। आप एक बार चेक कर लो पूरा सॉल्व करके। ZC की वैल्यू सॉल्व होकर आनी चाहिए 3/8। तो नेक्स्ट टर्म लिखा हम लोगों ने लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। तो उसमें मैंने आपको 3 मेजर पॉइंट्स बताए। पहला टर्म लिखा था गैस हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A। मतलब जिस गैस के लिए आपको पता है वैन डर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू ज़्यादा आएगी, वो गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसी गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। तो गैस हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A, easier is its liquefaction. This is point number 1. मोस्टली जो गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वैन डर वाल फोर्स कैटेगरी होती है। सो मोस्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वैन डर वाल फोर्सेस एंड वैन डर वाल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वैन डर वाल फोर्स उतने ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगे। मतलब साइज और मॉलिक्यूलर वेट दो फैक्टर्स डिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इज इजी टू लिक्विफाई। और अगर गैस का टेम्परेचर एक बार क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड कर दिया तो वो कभी लिक्विफाई होगी नहीं। तो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये 3 फैक्टर्स पहले चेक करे जाते हैं। तो आप देखो अगर हम इसके लिए लिक्विफिकेशन कर्व बने, दिस टर्म इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन कर्व। तो इस लिक्विफिकेशन कर्व में देखो तीन मेजर सेगमेंट्स हैं। तो मैंने अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। तो लेट से जो सबसे पहला वाला कर्व है हमारा वो लेट से टेम्परेचर T1 पे है, ये ग्राफ टेम्परेचर T2 पे है और ये क्रिटिकल टेम्परेचर TC पे है। और अगर एक ग्राफ इसके बाद TC से हायर टेम्परेचर पे प्लॉट कर दें तो टेम्परेचर मोर देन TC पे ये टिपिकली रियल गैस की आइडियल गैस टिपिकली गैसियस बिहेवियर होगा। ये ऐसे कर्वेचर आ जाएगा। तो एनी टेम्परेचर बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर अगर देखेंगे तो ब्लू वाला ग्राफ TC के लिए हो गया और ये वाला टेम्परेचर T greater than TC हो गया। तो आप देखो इस लिक्विफिकेशन कर्व में बेसिकली 3 सेगमेंट्स हैं। अगर हम पहले सेगमेंट ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो सेगमेंट AB है वो देखो आपको हाइपरबोलिक कर्व दिख रहा है। तो जो सेगमेंट AB है वो गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेगमेंट AB रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट। इसके बाद सेगमेंट BC अगर देखेंगे तो सेगमेंट BC में हमारा लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में है। So this is the equilibrium of liquid and vapor। और लास्ट सेगमेंट जो हमने CD लिखा हुआ है वो हमारा लिक्विड स्टेट है।
तो लिक्विफिकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, गैस को लिक्विफाई करना है। तो सपोज करो पॉइंट ए से हमने गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, आप देखो उसका प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ गैस कॉम्प्रेस होती जा रही है, मतलब वॉल्यूम कम होता जा रहा है। देखो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर आप कॉम्प्रेस करना शुरू करोगे तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी दिस इज द कंडीशन जहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है। और बॉइलिंग पॉइंट पे आप जानते हो कि गैस का प्रेशर टेम्परेचर सब कांस्टेंट हो जाएगा, केवल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। पॉइंट सी के बाद देखो लिक्विड बन गया, तो देखो कंप्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत हाई प्रेशर लगाने के बाद भी वॉल्यूम में बहुत मिनिमम चेंज आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि स्टेट सी डी जो है वो लिक्विड है, बीसी जो है वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर T1 पे ही पूरी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी। और बाद में देखो बी ए वाला जो ग्राफ है वो गैसेस स्टेट का है, हम लोगों ने पीवी ग्राफ गैसेस के लिए बनाया था, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक करवा रहा था। तो देखो बीसी वाला ग्राफ जो है वो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा ग्राफ बन रहा है, गैसेस स्टेट बिहेवियर दिख रहा है। अब इसी चीज को देखो राइट साइड में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कर्व बनाया हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा आप और ध्यान से समझ सकते हो। तो अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा समझाऊं मैं आपको, तो देखो इसमें क्या अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं। उसमें चूंकि स्केल बहुत सारी बनाई गई इसलिए थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। सबसे पहले आप वन बाय वन देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है दिस वन। यहाँ पे देखो ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, और आगे देखो गैसीय स्टेट दिखाने की कोशिश कर रही है, जो उस ग्राफ में नहीं बनाया इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में पूरा डिटेल में बनाया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे देखो, तो दूसरे पॉइंट में अगर इसी चीज़ को नोटिस करोगे तो देखो ये गैस लिक्विड स्टेट है सी पॉइंट तक, फिर ये देखो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, और फिर ये देखो बी के बाद गैसीय स्टेट बिहेवियर दिखा रहा है ए तक। उसके बाद वाला अगर अगला प्लॉट देखोगे आप ध्यान से, तो अगले पॉइंट पे देखो ये पॉइंट यहाँ से देखो आ रहा है, और ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम केवल एक ही पॉइंट पे है, और उसके बाद देखो गैसीय स्टेट है। और उसके बाद का आप कोई भी टेम्परेचर नोटिस कर लो, तो वहाँ पे देखो पूरा गैसियस बिहेवियर ही आ रहा है, कहीं लिक्विड बिहेवियर का कोई स्कोप नहीं है, सब जगह गैसियस बिहेवियर है। समझ आई बात? तो ये जो टेम्परेचर जहाँ पे एक ही पॉइंट पे बी और सी कोइंसाइड कर गए उसको देखो क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है। ये आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है 30.98 केल्विन। ये आपका बना हुआ है लिक्विफिकेशन कर्व ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज लिक्विफिकेशन कर्व फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया प्रोसीजर? तो इसमें देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, T1 हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है, फिर T2 पे पहुंचे, फिर TC पे पहुंचे, फिर उससे आगे टेम्परेचर पे गए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे ध्यान से देखो, तो ये जो सेगमेंट है ना BC वाला जिसमें लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम है, ये सेगमेंट देखो छोटा होता जा रहा है, और बाद में चेंज होते होते फाइनली एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। समझ आ गई बात? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट बना के लिख लेना है। तो राइट डाउन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, segment BC becomes smaller. On increasing temperature, segment BC becomes smaller. On increasing temperature, segment BC becomes smaller, and the 2 points, and it becomes a point, and it becomes a point at critical temperature, and it becomes a point at critical temperature, and it becomes a point at critical temperature, and after critical temperature point B and C has no existence, and after critical temperature, that is TC, there is no existence of B and C. There is no existence of B and C, मतलब पेपर स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। There is no existence of point B and C, that is no liquefaction.
ये पॉइंट समझ में आया आपको? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का जो सेगमेंट है वो छोटा होता जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाके पॉइंट बी और सी कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब केवल एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और टेम्परेचर जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कर देंगे तो उसके बाद फर्दर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक? और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जिस जिस पॉइंट पे ये बी और सी के सेगमेंट को अगर ज्वाइन करते जाएं तो आप देखो बी और सी के सेगमेंट को ज्वाइन करने से देखो एक बेल शेप आती है। ये देखो ध्यान से, अगर हम सारे अलग अलग टेम्परेचर के बी एंड सी के प्लॉट को ज्वाइन कर दें तो पॉइंट बी और सी को अगर ज्वाइन करते हुए पूरा ग्राफ बनाए तो ये देखो बी शेप जो शेडेड एरिया दिखा है तो एक बेल शेप बनती है। ये एक स्टैंडर्ड कर्व है जो हमें नोटिस में आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैसेस। ओके।